क्या देश का मुसलमान संघ के मोहन भागवत के एक बयान पर इतना भरोसा कर सकता है कि आप उसको समझाने जाएंगे वो समझ जाएगा? ये प्रैक्टिकली मोहन भागवत क्यों नहीं करते? मोहन भागवत ट्वीट क्यों नहीं करते कि हम जुनैद की हत्या की निंदा करते हैं, हम अखलाक की हत्या करते हैं, हम गिरिराज किशोर के बयान की निंदा करते हैं? ये मोहन भागवत जब तक नहीं करेंगे तब तक संघ पे भरोसा आप जैसा बुद्धिजीवी कैसे कर सकता है? मेरा आपसे काउंटर सवाल ये है कि और कोई रास्ता आपके पास है? मैं नहीं समझता कि आप मुझे कोई दूसरा रास्ता बता रहे हैं। आप उदारवादी हैं, आपने पूरा देश देखा है, नौकरी में बहुत पीक पे रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में रहे हैं। कभी वो दहशत महसूस करी आपने अलीगढ़ में, संभल में और रामपुर में जो सामान्य मुसलमान हैं वो और मैं अकेले एक राज्य की बात नहीं कर रहा, राजस्थान में भी वो है, महाराष्ट्र में भी वो है, पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोई व्यक्ति दाढ़ी वाला है, उसकी दाढ़ी नोच ली जाती है, कोई छोटा पजामा ऊंचा पजामा पहना है तो उसको इंगित किया जाता है। इस देश की 25 करोड़ आबादी के अंदर ये खौफ, उनकी आंखों में डर, कभी आपने देश से कभी देखा है पहले? इस नौकरशाही जो सबसे ताकतवर नौकरशाही मानी थी वो पतन के स्वरूप तक आ कैसे गई? कौन जिम्मेदार है? खुद ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल लोग, लालच, पैसा, क्या चीज है जो पूरी ब्यूरोक्रेसी का ये पतन है? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार या खुद मोदी जी संघ से अलग हैं, संघ की बात नहीं मानेंगे? वो ये कहा जाता है बीजेपी संघ से ही गवर्न होती है, जो नागपुर का संदेशा आता है वो सरकार करती है। तो कभी अगर आपने ये प्रेशर दिया होता आप 5 लोगों ने कि हम मुसलमान चाहते हैं कि आप मोदी जी से कहिए कि सिर्फ बात नहीं होगी, गिरिराज किशोर के बयान का निंदा होगी। ये जिस रास्ते पे मुल्क जा रहा है तो ये वही तो काम है आईएसआई का कि हिंदू मुसलमान के बीच दूरी पैदा करो। और इस बीच में अगर कुछ मुस्लिम अगर एक जिहाद वाले रास्ते पे निकल पड़े, अब ईश्वरी कृपा है, अल्लाह का करम है कि कोई मुस्लिम इस तरह निकलता नहीं, हमारे मुल्क में प्यार करते हैं, लेकिन ये जो डर है, ये प्रेशर है, ये जुनैद है, ये अखलाक है, ये समाज को किस सीमा तक ले जा सकता है? बात दलितों से शुरू हुई, बात मुसलमानों तक आई, बात ईसाइयों तक आई और अब बात सिखों तक आ गई। क्या सोच क्या है ये देश को किधर ले जाने की सोच है? राजनीति यही है, 80 बनाम 20 कर दो, सत्ता हासिल कर लो। सत्ते में रहना बहुत मुश्किल है, सत्ता हासिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नजीब साहब, इस मुल्क में कभी अखलाक हो जाता है, अभी 1 महीने पहले जुनैद हो जाता है, गिरिराज सिंह जैसे मंत्री जहरीले बयान देते हैं, निरी साध्वी ऐसी हैं जो समाज में आग लगाने वाले बयान देते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि अंबानी जैसे चैनल दिन भर हिंदू मुसलमान करते हैं, संघ खामोश रहता है। एक बयान आ जाता है कि हम भारत में मुसलमानों का भी सम्मान करते हैं। क्या देश का मुसलमान संघ के मोहन भागवत के एक बयान पर इतना भरोसा कर सकता है कि आप उसको समझाने जाएंगे वो समझ जाएगा? ये प्रैक्टिकली मोहन भागवत क्यों नहीं करते? मोहन भागवत ट्वीट क्यों नहीं करते कि हम जुनैद की हत्या की निंदा करते हैं, हम अखलाक की हत्या करते हैं, हम गिरिराज किशोर के बयान की निंदा करते हैं? ये मोहन भागवत जब तक नहीं करेंगे तब तक संघ पे भरोसा आप जैसा बुद्धिजीवी कैसे कर सकता है? संजय जी, बात यह है कि आपने जो बात की है वो बिल्कुल पाए की, और आप ही नहीं, सब लोग ये कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, और मुसलमानों से ज्यादा जो लिबरल हिंदू तबका है वो कहता है कि आप कैसे भरोसा करते हैं। लोग ये कहते हैं कि आरएसएस बदल नहीं सकता, लोग ये कहते हैं कि साहब इनका 100 साल का इतिहास है, आप कैसी हिमाकत की बात कर रहे हैं। ये सब बातें होती हैं, लेकिन मेरा आपसे काउंटर सवाल ये है कि और कोई रास्ता आपके पास है? मैं नहीं समझता कि आप मुझे कोई दूसरा रास्ता बता रहे हैं। मेरा ये मानना ये है कि वार्तालाप के अलावा और कोई रास्ता कौमों में होता नहीं। देश एक दूसरे से बात करते हैं, आज दुनिया भर में बात हो रही है कि भाई यूक्रेन की बात की जाए, हिंदुस्तान चीन से बात करने को तैयार है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से बात करता है, तो बात तो होगी। अब भगवत जी क्यों नहीं दे रहे बयान, या कब देंगे बयान, इसका जवाब मेरे पास है नहीं। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि उनको जवाब देना चाहिए, कोई बयान देना चाहिए। अब वो बयान कब आएगा, क्यों आएगा, उनकी क्या मजबूरी है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश में कमी नहीं रहेगी, आप चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि मुझे आपने कोई और ऑल्टरनेटिव बताया नहीं है अभी तक। नजीब साहब, आप उदारवादी हैं, आपने पूरा देश देखा है, नौकरी में बहुत पीक पे रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में रहे हैं। कभी वो दहशत महसूस करी आपने अलीगढ़ में, संभल में और रामपुर में जो सामान्य मुसलमान हैं
और मैं अकेला एक राज्य की बात नहीं कर रहा, राजस्थान में भी वो है, महाराष्ट्र में भी वो है, पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोई व्यक्ति दाढ़ी वाला है, उसकी दाढ़ी नोच ली जाती है, कोई छोटा पजामा ऊंचा पजामा पहना है तो उसको इंगित किया जाता है। इस देश की 25 करोड़ आबादी के अंदर ये खौफ, उनकी आंखों में डर, कभी आपने देश से कभी देखा है पहले? मैंने मेरा ख्याल ये खौफ जो है ये पिछले 7-8 साल में बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। और ये फिर भागवत साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये जो वर्तमान सरकार है उनकी जिम्मेदारी है कि ये ऐसे कदम उठाएं और वो विश्वास पैदा करें माइनॉरिटीज़ में कि ये जो घटनाएं हैं ये गलत हैं। अगर सरकार, देखिए एक बात आप माने, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है और एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिशियन का इशारा देखने लगा है। ठीक बात है। हमारे ज़माने में जब हम कलेक्टर थे और हमारे दोस्त एसपीज थे तो हम इशारा नहीं देखा करते थे। अगर कोई सांप्रदायिक घटना हो, अगर कोई कास्ट इशू हो तो कलेक्टर अपने विवेक से काम करता था और सरकार के लिखित आदेश थे कि कम्युनल राइट्स में पहले आप गोली चलाएंगे, बाद में बात करेंगे। ये बातचीत, चाय पी लो, आ जाओ, ऑफिस कमेटी बना दो, वगैरह वगैरह, एक दूसरे के घर चले, ये सब बात की बातें। पहले आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करिए और कोई कलेक्टर अगर 24 घंटे में लॉ एंड ऑर्डर को, कम्युनल राइट को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको निकाल देना चाहिए। ये मान्यता थी, अब वो मान्यता नहीं है। अब आपका एडमिनिस्ट्रेशन इशारा देख रहा है, तो ये प्रशासन की भी कमी है और ये सरकार की भी कमी। अच्छा, एक आईएएस के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस नौकरशाही जो सबसे ताकतवर नौकरशाही मानी थी, वो पतन के स्वरूप तक आ कैसे गई? कौन जिम्मेदार है? खुद ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल लोग, लालच, पैसा, क्या चीज है जो पूरी ब्यूरोक्रेसी का ये पतन हो गया? आपने सब चीजें सही कह दी, क्योंकि जिसको सरदार पटेल ने स्टील फ्रेम कहा था वो रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है। रुपए पैसे की लालच, ओहदे की लालच, प्रेस्टीज की लालच, और सबसे बड़ी बात कि आप जब रिटायर हो उसके बाद किसी ओहदे की लालच, वो आप न सिर्फ आईएएस में देखते हैं, वो आप जजों में भी देख रहे हैं। हाँ, हो ही रहा है। तो कोई तबका नहीं बचा हिंदुस्तान में जो इस ललक के पीछे नहीं जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज पे है। हमको ये समझना होगा कि सिर्फ दौलत या शोहरत ही जिंदगी का अल्टीमेट एम नहीं होता है। जिंदगी में और बहुत सी चीजें हैं। ये सिर्फ मैं आपको क्या बताऊं, ये तो एक मटेरियलिस्टिक दुनिया हो गई है जो और चीजें सोचती नहीं है। और ये शर्म की बात है कि जो मुल्क नानक का और गांधी का और गौतम बुद्ध का है और महावीर का है, वहाँ ये किस किस्म की बातें होती हैं। हम अपना पूरा सूफी मूवमेंट भूल गए, हम पूरा अपना भक्ति मूवमेंट भूल गए, अब सिर्फ राजनीति में लगे हुए हैं और पावर में आने के लिए लगे हुए हैं। और पावर में आना हिंदुस्तान में, संजय जी, इतना एक्सपेंसिव है और इतना फिजिकली कठिन है कि आप पावर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये ब्यूरोक्रेट उसका फायदा उठा रहा है या राजनेता ब्यूरोक्रेट का फायदा उठा रहा है। ये आपका मुख्तसर सा जवाब। बिल्कुल। नजीब साहब, मैं वापस लौट के आता हूँ। आपने मोहन भागवत जी से ये नहीं कहा कि इसका एक ही इलाज है कि प्रधानमंत्री जी गिरिराज जी को टाइट कर दें, या जो आप कह रहे हैं कि ताकत तो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट में होती है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार या खुद मोदी जी संघ से अलग हैं, संघ की बात नहीं मानेंगे? वो ये कहा जाता है बीजेपी संघ से ही गवर्न होती है, जो नागपुर का संदेशा आता है वो सरकार करती है। तो कभी अगर आपने ये प्रेशर दिया होता आप 5 लोगों ने कि हम मुसलमान चाहते हैं कि आप मोदी जी से कहिए कि सिर्फ बात नहीं होगी, गिरिराज किशोर के बयान का निंदा होगी? हमने भागवत साहब से तो उनकी बात की थी और हमने ये सोचा था कि हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। वो अनफॉर्चुनेटली किसी कारणों से पहले ये इलेक्शन में बिजी रहे। पहले गुजरात का इलेक्शन हो गया, फिर हिमाचल का इलेक्शन हो गया, अब नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन हो रहा है। तो लेकिन हमारा इरादा ये है कि पीएम से मिलके हम अपनी दिल की बात रखें। अच्छा, जो सामान्य मुसलमान हैं उसके संदेश भी आए होंगे आपके पास, क्योंकि आपका ये कदम, आप 5 ताकतवर लोगों का मोहन भागवत से मिलना समाज में एक थोड़ी सी परेशानी या बेचैनी या पॉजिटिव बात भी, तो आप बिल्कुल बात सही है कि रास्ता क्या है गया। आम मुसलमानों ने अपने कुछ संदेश दिए कि आप वो संदेश क्या दीजिए मोहन भागवत को? संजय, सबसे पहली बात कि हम लोग कोई पावरफुल लोग नहीं थे जो तुमने कहा। हम लोग तो रिटायर्ड लोग हैं जो
एक तरह से चला हुआ कारतूस है। लेकिन हाँ, हमें बहुत मैसेजेस आए हैं, हमें ईमेल्स आए हैं, हमें टेलीफोन्स आए हैं, व्हाट्सएप्स आए हैं, और 95% लोगों ने इसकी हिमायत की है। 95% लोगों, विरोध करने में मुसलमान कम हैं, लिबरल हिंदू ज़्यादा हैं, जो इस बातचीत को रोकना चाहते हैं। जो नहीं, रोकना नहीं चाहते, वो ये कहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप इनको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये इनको और ताकत बढ़ेगी, ये हिंदू समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमारा ये कहना है कि एक पावरफुल वर्ग है जो एक काफ़ी बड़े समाज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1, और नंबर 2, हमें वार्तालाप में कोई नुकसान नहीं दिखता। हम किसी को लेजिटिमाइज नहीं कर रहे। संघ को लेजिटिमाइज नजीब जंग क्या करेंगे भाई, वो तो सरकार चलाते हैं। तो इसलिए ये लेजिटिमेसी की बात नहीं है, ये बात है कि एक दरवाज़ा या एक खिड़की हम खोल सकें कि अगर हमारी बातचीत से 2%, 4% लोग भी कन्वर्ट हो जाएं। जैसे हमने आपको बताया कि मुसलमान समाज के जितने उलमा हैं वो हमारी बात से सहमत हैं, कोई बात की तो वजह होगी ना, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। आप बात मत करिए, मैं यहाँ उठ के बैठ गया, जुनैद की लिंचिंग तो नहीं रुक जाएगी ना, दंगा तो नहीं रुक जाएगा ना, आपका प्रशासन तो नहीं रुक जाएगा ना। लेकिन हो सकता है कि मेरी बातचीत से, प्रधानमंत्री की बातचीत से कोई इशारा हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बात जाए कि भाई वी हैव टू बी नाउ अ लिटिल मोर केयरफुल, वी विल फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा एटसेट्रा। नजीब साहब, मैं एक बात नहीं समझ पाता, मैंने पाकिस्तान की ISC को बहुत बड़ा समझने की कोशिश करी। उसका मकसद होता है कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पैदा करो, तब उनके मकसद हल होंगे। ये जिस रास्ते पे मुल्क जा रहा है, तो ये वही तो काम है ISC का कि हिंदू मुसलमान के बीच दूरी पैदा करो। और इस बीच में अगर कुछ मुस्लिम अगर एक जिहाद वाले रास्ते पे निकल पड़े, अब ईश्वरी कृपा है, अल्लाह का करम है कि कोई मुस्लिम इस तरह निकलता नहीं हमारे मुल्क में, प्यार करते हैं। लेकिन ये जो डर है, ये प्रेशर है, ये जुनैद है, ये अखलाक है, ये समाज को किस सीमा तक ले जा सकता है? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात उठाई थी कि हमको बहुत जागरूक रहना है कि अगर छोटा सा भी तबका बागी हो जाएगा, हाँ, तो हम नहीं संभाल पाएंगे। 2 चीज़ें हैं, एक तो इस तबके का बागी होके आपको परेशान करना है, तो पाकिस्तान भी बैठा है उनको पैसा देने के लिए, आम देने के लिए वगैरह वगैरह। दूसरा, इस तबके का या मुसलमान समाज का और क्रिश्चियन समाज का और सिख समुदाय का ये बिल्कुल ज़रूरी है कि वो हिंदुस्तान की तरक्की में आपके साथ साथ चलें। हमारी तरक्की नहीं हो सकती अगर हम साथ नहीं चलेंगे। 20% को हम छोड़ के नहीं जा सकते आगे। ये चीज़ हमें समझानी, यही बातचीत हम कर रहे हैं। नजीब साहब, पंजाब में जो हो रहा है, जो आपने बात की, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी और अब सिख, AK-47 के संग दर्जनों AK-47 के संग थाने से लोग छुड़ा ले जा रहे हैं। एक ट्रोल आर्मी, जब किसानों का मूवमेंट था, सिखों को भी खालिस्तानी कह रही है। ये बात दलितों से शुरू हुई, बात मुसलमानों तक आई, बात ईसाइयों तक आई, और अब बात सिखों तक आ गई। क्या सोच क्या है ये देश को किधर ले जाने की सोच है? ये बहुत गंभीरता से हम सबको सोचना पड़ेगा और ये सोच बदलनी पड़ेगी। ये मुट्ठी को बंद रहना पड़ेगा, इसको खोलिए मत। मैं बार बार ये अपील करता हूँ और सब लोगों से अपील करता हूँ। देखिए, एक चीज़ हम लोग समझ जाएं, वो आप देखिए मेरे पास ग्रंथ साहब रखी है, 5 वॉल्यूम में ग्रंथ साहब रखी है। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा, जिसको हम सिंक्रेटिक कल्चर कहते हैं, कि हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुना रहा हूँ। जिस घर में आप बैठे हैं, ये हमारा पुश्तैनी घर है जो 1942 में बना था, आज़ादी से पहले। 1842 200 साल पहले। 1947 में जब रेफ्यूजी हिंदुस्तान आए तो कुलदीप नैयर साहब, आपने उनका नाम सुना है? हाँ। कुलदीप नैयर साहब की फैमिली यहाँ आई। अच्छा। और वो इस घर में रहे, यहाँ पे रहे। अच्छा। और मेरे फादर मदर, मैं पैदा नहीं हुआ था, उनके 3 बच्चे थे, मेरे 3 भाई और मेरे फादर और मदर। उन्होंने ये घर छोड़ दिया अपने दोस्तों के लिए और कनॉट प्लेस में एक फ्लैट में रहे 1956 तक।
और 56 तक कुलदीप नैयर साहब की फैमिली व्यवस्थापित हो चुकी थी, सेटल हो चुके थे, वो लोग चले गए, हम वापस आए। आपने अपना घर छोड़ दिया कुलदीप नैयर। ये हिंदुस्तान का सिंक्रेटिक कल्चर है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। वो बहुत बुरा टाइम था, लेकिन उसके बावजूद भी ये कल्चर हमने देखा है। उसको हम कैसे बर्बाद कर सकते हैं? ये एक वाहिद मुसलमान घर है इस पूरे एरिया में, ये दिस इज द ओनली होम एंड इट इज मोस्ट प्रोटेक्टेड। कभी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, कोई घटना नहीं हुई। ये जितनी भी शादियां होती हैं आसपास की, वो यहाँ आके हमारा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा एरिया है, तो उनका रिसेप्शन हमारे यहाँ होता है। दिस इज इंडिया, इसको आप नहीं तोड़ सकते। तो आपको अपनी जबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी सिख को खालिस्तानी आप कैसे कह सकते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। जो सेक्रीफाइसेस सिखों ने हिंदुस्तान के लिए किए, वो किसने किए? आपको अंदाज नहीं है कि क्रिश्चियंस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको हर चीज में कन्वर्जन दिख रहा है। कितने बड़े कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जो क्रिश्चियंस ने चलाए हैं। आपकी आर्मी में पहले 3 चीफ्स क्रिश्चियन रहे। तो इस चीज को आप कैसे भूल रहे हैं भाई? ये हम लोग कैसे हर चीज पे, हर आदमी पे उंगली उठा देंगे? तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको स्कूलों में, कॉलेजेस में ये तालीम देनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान का, जिसको आप यूपी में गंगा जमुनी कल्चर कहते हैं, मैं इसको एक सिंक्रेटिक कल्चर कहता हूँ। इसको नहीं तो हम लोग, हमारा कल्चर आप तबाह कर देंगे। साउथ इंडिया को अलग कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। उनके कल्चर को हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि उनको, फर्ज कीजिए आप उनसे हिंदी थोपना चाहें, तमिल लैंग्वेज आपसे ज्यादा बुढ़ी है, आपसे ज्यादा पुरानी है। आप कैसे तमिल कल्चर पे अपने आप को थोप सकते हैं? तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारे रीजन्स जो हैं ये बड़े पावरफुल हैं। इनका अपना कल्चर, बिहार का अपना कल्चर है, आपका अपना। हर 200 मीटर में, हर 200 किलोमीटर में हमारा कल्चर बदल जाता है, शक्लें बदल जाती हैं, खाना बदल जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। तो ये तो हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपसे कहता हूँ कि आपको अपनी समाज से, अपनी कास्ट से, अपने धर्म से बाहर जाके शादियां करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छी बात। आप धर्म से भी बाहर जाके कह रहे हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपकी जिसको वो लव जिहाद कह देते हैं। अब आप उसको जो मर्जी कहिए। मेरा ये मानना ये है कि आपकी बेटी जब तक किसी और समाज में शादी ना करे, या उनकी बेटी आपके यहाँ ना आए, तो आप उनको समझ नहीं सकते। आपके घर में जरूरी है कि, मेरे घर में जरूरी है कि दिवाली मनाई जाए, ठीक से मनाई जाए। ये नहीं कि आपने दिया जला दिया सबको दिखाने के लिए, लेकिन प्रॉपर्ली मनाई जाए। दैट इज इंडिया। आखिरी सवाल जंग साहब, सारी कवायद देश को 80 बनाम 20 में कन्वर्ट करने की है, यही है राजनीति, यही है। 80 बनाम 20 कर दो, सत्ता हासिल कर लो। मैंने आपसे कहा कि सत्ते में रहना बहुत मुश्किल है। सत्ता हासिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ताकत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है। तो इसलिए जो भी खेल खेला जाएगा वो आप देख रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। नजीब जंग थे, और एक खुले हुए, एक ऐसा शिक्षक, एक ऐसा अफसर, देश का एक ऐसा नागरिक जो इस मुल्क में वो कवायद लाना चाहता है, वो कोशिश करना चाहता है कि जहाँ पर ईद मने तो वो हिंदू के घर में, और दिवाली मने तो मुसलमान के घर में। जहाँ पे कोई शकील बदाई नहीं, मन से गाए, मन तरपत हरि दर्शन को आ, जो पूरा हिंदुस्तान झूम के कहे, और एक शायर, मुसलमान शायर कहे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप भी इस पहल को आगे बढ़ाइए। प्यार का संदेशा है, देश के हर कोने तक पहुँचना चाहिए। अपनी राय जरूर बताइएगा इस इंटरव्यू के लिए। शुक्रिया।